दोस्तों, क्या सचमुच प्रियंका गांधी ने अपने पति के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का लैंड और रियल एस्टेट घोटाला किया था? और क्या वाकई में पार्टी पर अपना एक छत्र राज बनाए रखने के लिए प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को जानबूझकर यूपी में हरवा दिया था? और क्या ये सच है कि 1990 में जब गांधी परिवार राजनीति से दूर था, तब प्रियंका ने कॉर्पोरेट लॉबिंग करके पार्टी के सारे पैसे हड़प लिए थे? और क्या वाकई में अपने पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद प्रियंका गांधी को जबरदस्ती कैद कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो हमेशा राहुल गांधी के पीछे रही? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें वापस मुड़ना होगा इतिहास के उन पन्नों की तरफ जहां ये कहानी शुरू होती है। तो 12 जनवरी 1972 को नई दिल्ली के एक सफदरगंज रोड वाले उस ऐतिहासिक प्रधानमंत्री आवास में एक बच्ची का जन्म होता है, प्रियंका गांधी। पिता थे राजीव गांधी, जो उस वक्त एक कमर्शियल एयरलाइन पायलट हुआ करते थे, और माँ थी सोनिया गांधी। घर में दादी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। प्रियंका का बचपन किसी आम बच्चे जैसा बिल्कुल भी नहीं था। जब एक आम बच्चा गलियों में दौड़ता है, प्रियंका उस वक्त भारी भरकम एसपीजी सिक्योरिटी, लाल बत्तियों और भारत के सबसे ताकतवर सियासी माहौल के बीच बड़ी हो रही थी। शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से हुई और बाद में उन्होंने कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। बचपन से ही प्रियंका की शख्सियत में एक अजीब सा ठहराव और आत्मविश्वास था। छोटे भाई राहुल गांधी शांत और शर्मीले मिजाज के थे, जबकि प्रियंका अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह बेहद मुंहफट, तेज और हाजिर जवाब थी। लेकिन 1984 में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस बच्ची की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 31 अक्टूबर 1984 को जब दादी इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई, उस समय प्रियंका की उम्र महज 12 साल की थी। जिस घर में वो खेलती थी, वो अचानक एक फोर्टेस्ट, एक जेल जैसा बन गया। सुरक्षा कारणों से प्रियंका और राहुल को स्कूल जाने से रोक दिया गया। अगले कुछ सालों तक प्रियंका को घर पर ही होम स्कूलिंग के जरिए पढ़ाना शुरू किया गया। बाहर दोस्तों से मिलना मना था। कहीं भी जाने से पहले 10 सिक्योरिटी चेक होते थे। लेकिन इस भयानक अलगाव और खौफ के माहौल ने प्रियंका के अंदर एक गजब की मैच्योरिटी और जिद्दीपन भर दिया। 1989 में जब राजीव गांधी की सरकार चुनाव हार गई, तब भी प्रियंका अपने पिता के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। उन्होंने नई दिल्ली के जीसस एंड मैरी कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई के दौरान ही प्रियंका की साइकोलॉजी में समझ और इंसानी व्यवहार को पढ़ने की काबिलियत बेहद तेज हो गई थी। फिर आया वो काला दिन, 21 मई 1991। तमिलनाडु में एक आत्मघाती विस्फोट में उनके पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। 19 साल की उम्र में प्रियंका ने अपने पिता का छत शरीर देखा। माँ सोनिया गांधी पूरे तरीके से टूट चुकी थी। भाई राहुल गहरे सदमे में थे। उस काले दौर में 19 साल की इस लड़की ने पूरे परिवार को संभाला। 10 जनपद के उस सन्नाटे में प्रियंका गांधी अपने परिवार का मुख्य आधार बनकर उभरी। पिता की मौत के बाद गांधी परिवार ने राजनीति से पूरे तरीके से दूरी बना ली, लेकिन राजनीति गांधी परिवार को कभी छोड़ नहीं सकती थी। प्रियंका ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बाद में बुद्धिस्ट स्टडी में मास्टर डिग्री पूरी की। वो ध्यान, बुद्ध दर्शन और आध्यात्म की तरफ झुकी, जिससे उन्हें अपनी जिंदगी के दुखों और खोने के दर्द को सहने की ताकत मिली। 1997 में प्रियंका गांधी ने दिल्ली के बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से शादी कर ली। रॉबर्ट वाड्रा, जो मुरादाबाद के एक जाने माने हैंडीक्राफ्ट और पीतल कारोबार परिवार से आते थे, प्रियंका की लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आए। ये एक लव मैरिज थी, जो दोनों की एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई मुलाकात के बाद शुरू हुई थी। उस वक्त प्रियंका केवल एक साधारण गृहस्थ जीवन जीना चाहती थी। अपने 2 बच्चों रेहान और मिराया की परवरिश में व्यस्त रहना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1999 के लोकसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। सोनिया गांधी ने आखिरकार राजनीति में कदम रख दिया था, लेकिन अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार के इस गढ़ में पार्टी की हालत पतली थी। तब पहली बार प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे से निकलकर सीधे जनता के बीच मैदान में आ उतरी। 1999 के उस कैंपेन को आज भी भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। प्रियंका जब रायबरेली और अमेठी की सड़कों पर उतरी, सूती साड़ी पहने, हाथ हिलाती हुई, तो लोग हैरान रह गए। बूढ़ी औरतें चिल्लाने लगी, ये तो बिल्कुल इंदिरा जी जैसी दिखती है। प्रियंका की बोली में अवधी और हिंदी की मिठास थी, लेकिन विरोधियों के लिए उनकी जुबान में आग थी। जब उनके खुद के चाचा अरुण नेहरू ने उनके खिलाफ अमेठी में दांव खेला, तो प्रियंका ने रैली में खड़े होकर सीधे जनता की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं आपसे एक शिकायत करने आई हूँ। जिन्होंने मेरे पिता की पीठ में छुरा घोंपा, आप उनसे कैसे बात कर सकते हैं। उस एक बयान ने पूरे चुनाव का पासा पलट दिया। अरुण नेहरू चुनाव हार गए और प्रियंका गांधी रातों रात भारतीय राजनीति की सबसे नई और सबसे बड़ी स्टार बन गई। ये प्रियंका गांधी की पहली सबसे बड़ी पॉलिटिकल अचीवमेंट थी। बिना कोई चुनाव लड़े, बिना किसी संवैधानिक पद पर रहे, उन्होंने साबित कर दिया कि गांधी परिवार का असली करिश्मा उनके पास है।
1999 से लेकर 2014 तक प्रियंका ने खुद को सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक सीमित रखा, जहां से सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे। वो चुनाव प्रबंधन संभालती थी, बूथ लेवल पर वर्कर से सीधे बात करती थी और अपनी करिश्माई भाषण शैली से पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी का परचम लहराए रखती थी। लेकिन जैसे ही प्रियंका का ये सितारा बुलंद हुआ और वो भारत के राजनीतिक क्षितिज पर चमकने लगी, वैसे ही शुरू हुआ विवादों, घोटालों और गंभीर आरोपों का वो दौर, जिसने प्रियंका गांधी की छवि को हमेशा हमेशा के लिए सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। पहला सबसे बड़ा विवाद जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया, रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील्स और कथित रियल एस्टेट घोटाला। 2012 में मशहूर एक्टिविस्ट अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सनसनीखेज आरोप लगाए। आरोप ये था कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने हरियाणा और राजस्थान में कौड़ियों के भाव जमीन खरीदी और फिर रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ जैसी कंपनियों की मदद से उन जमीनों का लैंड यूज बदलकर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया। मीडिया और राजनीतिक गलियारों में ये बात आग की तरह फैल गई कि क्या प्रियंका ने अपने राजनीतिक प्रभाव और गांधी परिवार की साख का इस्तेमाल अपने पति के व्यापार को बढ़ाने के लिए किया। रिपोर्ट्स और बीजेपी नेताओं का सीधा आरोप था कि प्रियंका गांधी ने वाड्रा की कंपनियों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और डील्स में पर्दे के पीछे से एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम किया। 2012 में जब हरियाणा के सीनियर आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने गुड़गांव के सिकोपुर गांव में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ के बीच हुई 3.53 एकड़ जमीन का म्यूटेशन रद्द कर दिया, तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। अशोक खेमका ने साफ लिखा कि ये डील नियमों को ताक पर रखकर की गई थी। महज 7.5 करोड़ में खरीदी गई जमीन को लैंड यूज चेंज कराकर 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेचा गया। आरोप ये लगे कि प्रियंका गांधी के पति ने बिना किसी शुरुआती पूंजी के महज कुछ लाख रुपए की फर्जी एंट्रीज और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के दम पर करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। और इस पूरे खेल में प्रियंका गांधी की खामोशी और उनकी तरफ से दी गई राजनीतिक सुरक्षा सबसे बड़ी मददगार साबित हुई। मीडिया में जांच रिपोर्टें छपने लगी कि प्रियंका गांधी खुद हरियाणा के फरीदाबाद में 5 एकड़ कृषि भूमि की खरीदार थी, जिसे बाद में उसी दर पर बेच दिया गया जिस पर वाड्रा की कंपनियां लेन देन कर रही थी। प्रियंका गांधी ने जब भी इस मुद्दे पर बात की, उन्होंने हमेशा इसे पॉलिटिकल वेडेंटा यानी राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने दामाद श्री और लैंड ग्रैब के इस मुद्दे को प्रियंका और कांग्रेस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाया। प्रियंका की साफ सुथरी और निडर नेता की छवि पर इस विवाद ने इतना गहरा दाग लगाया कि जनता के मन में ये सवाल बैठ गया कि क्या प्रियंका गांधी ने परिवार और पति के कमर्शियल फायदों के लिए देश के कानून और प्रशासनिक मर्यादाओं को नजरअंदाज किया। विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। दूसरा सबसे बड़ा विवाद जिसने प्रियंका गांधी के राजनीतिक कौशल और पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, वो था 2019 और 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव और कांग्रेस की करारी हार का जिम्मा। जनवरी 2019 में प्रियंका गांधी को आधिकारिक रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश का कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। ये वो पल था जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल था। सबने कहा प्रियंका आ गई है, अब यूपी में कांग्रेस का पुनर्जन्म होगा। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। आरोप ये लगे कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश का प्रभार संभालते ही पार्टी के पुराने, जमीनी और वफादार नेताओं को एक झटके में किनारे कर दिया। निर्मल खत्री, राजेश पति त्रिपाठी और जतिन प्रसाद जैसे कद्दावर नेताओं को प्रियंका की कोर टीम और उनके खास सलाहकारों जैसे संदीप सिंह द्वारा अपमानित किया गया। इंडस्ट्री और राजनीतिक इनसाइडर्स का कहना था कि प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द वामपंथी विचारधारा वाले सलाहकारों की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई थी जो पार्टी के कैडर और पुराने लोगों को प्रियंका से मिलने ही नहीं देती थी। प्रियंका ने यूपी में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का बेहद ही ग्लैमरस और हाई प्रोफाइल कैंपेन चलाया। महिलाओं को 40% टिकट देने का बड़ा दांव खेला, लेकिन जमीनी हकीकत क्या निकली? 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी 403 सीटों में से महज 2 सीटें जीत पाई और पार्टी का वोट शेयर गिरकर महज 2.33% पर आ गया। 387 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। आरोप लगे कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रणनीति बनाने के बजाय सिर्फ मीडिया इवेंट्स और फोटो ऑप्स पर ध्यान दिया। लखीमपुर खीरी हादसा हो या हाथरस कांड, प्रियंका गांधी वहां गई, धरने पर बैठी, पुलिस से भिड़ी, जिसकी मीडिया में खूब तारीफ हुई। लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो वो पार्टी के सांगठनिक ढांचे को खड़ा करने में पूरी तरीके से नाकाम रही। पार्टी के अंदरूनी G23 नेताओं ने दबी जुबान में यह आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी ने अपनी और राहुल गांधी की लीडरशिप पर किसी भी तरह की चुनौती को रोकने के लिए जानबूझकर यूपी में मजबूत क्षेत्रीय नेताओं को पनपने नहीं दिया।
प्रियंका पर आरोप लगा कि उन्होंने राहुल गांधी की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए और कांग्रेस के भीतर गांधी परिवार के एकाधिकार को बनाए रखने के लिए यूपी जैसे अहम सूबे को प्रयोगशाला बना दिया, जिससे पार्टी पूरी तरीके से तबाह हो गई। और फिर आता है तीसरा सबसे बड़ा और सबसे पुराना आरोप। 1990 के दशक में पर्दे के पीछे से कॉर्पोरेट लॉबिंग, पार्टी फंड्स पर कंट्रोल और बैकडोर पावर प्ले। 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने और सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष बने, तब गांधी परिवार के पास आधिकारिक रूप से कोई पद नहीं था। लेकिन लुटियंस दिल्ली के सत्ता के गलियारों में ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि 10 जनपद ही शक्ति का असली केंद्र था। आरोप ये उठते रहे कि 1990 के दशक के मिड में जब सोनिया गांधी पूरे तरीके से सक्रिय नहीं थी, प्रियंका गांधी ने पर्दे के पीछे से पार्टी के वित्तीय मामलों, कॉर्पोरेट डोनेशन और ट्रस्ट जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन के लेन देन को मैनेज करना शुरू किया। इंडस्ट्री इंसाइडर्स और राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि प्रियंका गांधी ने उन सालों में कई बड़े कॉर्पोरेट घरानों और ओवरसीज बिजनेसमैन से ऐसे समझौते किए जिससे गांधी परिवार का दबदबा और पार्टी फंड्स पर उनका होल्ड कभी कम ना हो। 2010 में जब 2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाला सामने आया तो कई रिपोर्टों में यह आरोप भी लगे कि प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकारों और उनके करीबी कॉर्पोरेट मित्रों ने यूपीए सरकार के दौरान कई मंत्रालयों में ट्रांसफर, पोस्टिंग और लाइसेंसिंग में अनऑफिशियल लॉबिंग की। यही नहीं, प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा द्वारा शिमला के पास मशोबरा में खरीदी गई महंगी जमीन और वहां बने आलीशान कॉटेज पर भी विवाद खड़ा हुआ। हिमाचल प्रदेश में धारा 118 के तहत गैर हिमाचली जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन प्रियंका गांधी को विशेष छूट देकर वहां जमीन खरीदने की इजाजत दी गई। विरोधियों ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी ने अपने नाम और प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकारी नियमों को तोड़ा और कॉर्पोरेट लॉबीज के साथ मिलकर अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों को साधा। ये 3 आरोप, पति रॉबर्ट वाड्रा के लैंड स्कैम में ढाल बनना, यूपी में अपनी ही पार्टी को तबाह करके राहुल का एकाधिकार बनाना और कॉर्पोरेट लॉबिंग के जरिए पर्दे के पीछे से फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना, प्रियंका गांधी के उस साख पर करारा प्रहार थे जो उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह बनने की कोशिश में बनाई थी। 2014 के बाद देश का राजनीतिक लैंडस्केप पूरे तरीके से बदल चुका था। बीजेपी सत्ता में आ चुकी थी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांधी परिवार पर चौतरफा हमले हो रहे थे। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी लगातार घंटों पूछताछ कर रहा था। प्रियंका गांधी को खुद अपने पति को ईडी दफ्तर छोड़ने जाना पड़ता था, मीडिया के कैमरों के सामने एक कड़ा संदेश देने के लिए कि वो अपने परिवार के साथ खड़ी है। लेकिन क्या प्रियंका गांधी सिर्फ एक आरोपी, एक मैनिपुलेटर या अपने पति के कारनामों को छुपाने वाली ढाल थी, या फिर इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी था जो कभी मीडिया की सुर्खियों में नहीं दिखाया गया? साल 2020 पूरे देश में कोरोना का कहर था। उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर लाखों प्रवासी मजदूर पैदल अपने घरों की तरफ भाग रहे थे। उस वक्त लखनऊ और दिल्ली के एयर कंडीशनर कमरों से दूर प्रियंका गांधी सड़कों पर उतरी। उन्होंने राजस्थान और अन्य राज्यों से 1000 बस मंगाकर यूपी बॉर्डर पर खड़ी कर दी ताकि मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा सके। यूपी सरकार और प्रियंका गांधी के बीच इस पर तीखी बहस हुई, बसों की लिस्ट को लेकर राजनीति हुई, लेकिन प्रियंका की इस पहल ने साबित कर दिया कि जब भी देश या गरीब पर मुसीबत आती है तो उनके अंदर की वो इंदिरा गांधी की जिद जाग उठती है। लखीमपुर खीरी में जब किसानों को गाड़ी से कुचला गया तो प्रियंका गांधी आधी रात को बिना किसी सिक्योरिटी के सीतापुर और लखीमपुर के लिए निकल पड़ी। पुलिस ने उन्हें रोका, हिरासत में लिया, गेस्ट हाउस में बंद किया, लेकिन प्रियंका वहां झाड़ू लगाती हुई दिखी और पुलिस अफसरों की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे छूने की हिम्मत मत करना, वारंट दिखाओ। ये प्रियंका गांधी का वो रूप था जिसने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए थे। लेकिन सवाल फिर वही उठता है, अगर प्रियंका गांधी में इतना दम था, इतनी आग थी, तो वो हमेशा कांग्रेस की राजनीति के मुख्य भूमिका से पीछे क्यों हटती रही? क्यों उन्हें हमेशा राहुल गांधी के पीछे खड़ा रखा गया? क्या प्रियंका गांधी सचमुच अपनी मर्जी से पीछे थी या उन्हें जानबूझकर एक बैकअप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि अगर राहुल गांधी फ्लॉप हो जाए तो प्रियंका के रूप में अंतिम पत्ता फेंका जा सके? इसी मोड़ पर प्रियंका की जिंदगी में वो तूफान आता है जिसने उनकी पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल करियर दोनों को हिलाकर रख दिया। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बीकानेर लैंड डील और गुड़गांव लैंड केस में चार्जशीट और समन का सिलसिला तेज हो गया। प्रियंका गांधी एक तरफ पार्टी की बैठकों में रणनीति बना रही थी और दूसरी तरफ अपने वकीलों के साथ पति की कानूनी फाइलों को खंगाल रही थी। उनके बच्चों रेहान और मिराया पर मीडिया की चील की जैसी निगाहें थी। 10 जनपद के अंदर का तनाव इतना बढ़ चुका था कि प्रियंका को अपनी सेहत और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ा। 2024 के आम चुनाव से ठीक पहले जब कांग्रेस अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रही थी, सबने क्यास लगाया कि प्रियंका गांधी रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। पूरी मीडिया तैयार थी, पर्चा दाखिल करने की तारीखें तय हो रही थी, लेकिन आखिरी वक्त पर एक चौंकाने वाला फैसला आया। राहुल गांधी रायबरेली गए और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उतारा गया। प्रियंका गांधी ने खुद चुनाव न लड़ने का फैसला किया और पूरे देश में पार्टी के प्रचार का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया।
प्रियंका ने 2024 के चुनाव में 100 से ज्यादा रैलियां की। उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़ और मंगलसूत्र तथा संविधान पर दिए गए उनके तीखे भाषणों ने चुनाव का माहौल बदल कर रख दिया। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती दी। नतीजे आए तो कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की, लेकिन प्रियंका गांधी फिर भी संसद से बाहर थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, वायनाड उपचुनाव। जब राहुल गांधी ने रायबरेली सीट अपने पास रखी और वायनाड सीट छोड़ी, तब प्रियंका गांधी ने आखिरकार अपनी जिंदगी का पहला आधिकारिक चुनाव लड़ने का फैसला किया। वायनाड की खूबसूरत पहाड़ियों में जब प्रियंका गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया तो उनके साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। ये प्रियंका के 30 साल लंबे राजनीतिक सफर का वो मुकाम था जहां वो आखिरकार पर्दे के पीछे की किंग मेकर से निकलकर सीधे संसद के फर्श पर कदम रखने जा रही थी। वायनाड उपचुनाव में 4 लाख से भी ज्यादा वोटों की ऐतिहासिक मार्जिन से जीत हासिल करके प्रियंका गांधी ने आखिरकार संसद भवन के दरवाजे पर कदम तो रख दिया, लेकिन संसद में पहुंचते ही उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। संसद के गलियारों में जहां एक तरफ उनकी शानदार वक्ता शैली और तीखे वारों की तारीफ हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे की नजरें आज भी उनके अतीत, उनके पति के लीगल मुकदमों और उनकी पिछली असफलताओं पर टिकी हुई थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या प्रियंका गांधी के राजनीतिक जीवन की पूरी दास्तान सिर्फ आरोपों और नाकामियों की कहानी है? क्योंकि अब समय आ गया है जहां हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। क्या सच में प्रियंका गांधी वैसी मैनिपुलेटर थी जैसी विरोधी मीडिया और जांच एजेंसियों ने उन्हें बनाकर पेश किया, या फिर सच्चाई इससे अलग थी? आइए उन तीनों मुख्य विवादों को एक एक करके फिर से खंगालते हैं और देखते हैं कि मीडिया की हेडलाइंस के पीछे कौन से ऐसे फैक्ट्स थे जिन्हें आसानी से अनदेखा कर दिया गया। पहला विवाद, रॉबर्ट वाड्रा और जमीन सौदों का मामला। अगर हम 2012 से लेकर 2024 तक के अदालती दस्तावेजों, ईडी की पूछताछ और इनकम टैक्स की रिपोर्ट्स पर गहराई से गौर करें तो एक बेहद दिलचस्प टाइमलाइन निकलकर सामने आती है। हरियाणा में बीजेपी सरकार आने के बाद कई जांच आयोग बिठाए गए, जिनमें DN ढींगरा कमीशन काफी मशहूर हुआ। लेकिन सालों तक चली जांच, दर्जनों समन और सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट्स के बावजूद क्या किसी भी अदालत में प्रियंका गांधी या उनके पति के खिलाफ कोई एक ऐसा पुख्ता क्रिमिनल चार्जेस साबित हो सकी? कानूनी जानकारों और स्वतंत्र पत्रकारों का मानना है कि रॉबर्ट वाड्रा का नाम एक ऐसा आसान टारगेट था जिसे जब भी चुनाव आते थे राजनीतिक फायदे के लिए उछाला जाता था। प्रियंका गांधी को नैतिक रूप से कटघरे में खड़ा करने के लिए मीडिया में एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया मानो वो अपने पति के कथित घोटालों की मास्टरमाइंड हो। लेकिन सच ये है कि प्रियंका गांधी ने कभी किसी सरकारी पद पर रहते हुए किसी जमीन की फाइल पर दस्तखत नहीं किए थे। जिस 5 एकड़ फरीदाबाद की जमीन का जिक्र प्रियंका के खिलाफ किया गया, वो उन्होंने अपनी निजी कमाई और लीगल बैंकिंग चैनल से खरीदी थी और उसे सर्कल रेट पर ही बेचा गया था। ये नैरेटिव गढ़ना बेहद आसान था कि दामाद जी ने देश लूट लिया, लेकिन जब जांच एजेंसियों ने कोर्ट के भीतर सबूत मांगे तो बार बार तारीखें ही मिलती रही। प्रियंका गांधी को अपने परिवार का बचाव करने के लिए जिस तरीके से रोजाना मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ा, उसने एक पत्नी और एक मां के रूप में उनकी निजी जिंदगी को पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया। दूसरा विवाद, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में कांग्रेस की शर्मनाक हार और अंदरूनी गुटबाजी का आरोप। मीडिया ने चिल्ला चिल्लाकर कहा कि प्रियंका गांधी ने यूपी में पार्टी को डुबो दिया और पुराने नेताओं को किनारे कर दिया। लेकिन अगर हम 1989 से 2019 तक के यूपी के चुनाव आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि कांग्रेस यूपी में प्रियंका के आने से बहुत पहले से ही आईसीयू में जा चुकी थी। पार्टी का जमीनी कैडर 90 के दशक में ही सपा, बसपा और बीजेपी में बिक चुका था। प्रियंका गांधी को 2019 में एक ऐसी टूटी हुई, खोखली और दिवालिया हो चुकी राष्ट्रीय यूनिट की कमान सौंपी गई थी जहां कोई भी बड़ा नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। जिन्हें पुराने दिग्गज कहा गया, जैसे रीता बहुगुणा जोशी या जतिन प्रसाद, वे प्रियंका के आने से पहले या उनके दौर में अपनी निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और सत्ता की मलाई के लिए बीजेपी में गए, न कि प्रियंका के दुर्व्यवहार की वजह से। प्रियंका गांधी ने यूपी में हारने के डर से हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय एक जोखिम उठाया। उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं के जरिए राजनीति में महिला केंद्रित नैरेटिव की नींव रखी। भले ही 2022 में सीटें नहीं आई, लेकिन प्रियंका गांधी के बनाए उसी जमीनी माहौल, हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी तक उनके लगातार संघर्ष और समाजवादी पार्टी के साथ 2024 में किए गए राजनीतिक गठबंधन का ही नतीजा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर बीजेपी को अपनी आधी सीटें गंवानी पड़ी। अगर प्रियंका गांधी ने 2019 से 2024 के बीच यूपी की सड़कों पर लाठियां ना खाई होती तो शायद 2024 में इंडिया गठबंधन को यूपी से वो ऐतिहासिक संजीवनी कभी नहीं मिलती। तीसरा विवाद, 1990 के दशक में पर्दे के पीछे से कॉर्पोरेट लॉबिंग और पावर कंट्रोल। जब 1991 में राजीव गांधी की दर्दनाक हत्या हुई तब प्रियंका की उम्र महज 19 साल थी। जिस उम्र में लोग करियर और कॉलेज लाइफ का आनंद लेते हैं, उस उम्र में प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी को डिप्रेशन से बाहर निकालने और अपने छोटे भाई राहुल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगी थी। 10 जनपद का सुरक्षा घेरा कोई पावर सेंटर चलाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए बनाया गया था।
क्योंकि इस परिवार ने अपने दो प्रधानमंत्रियों को आतंकी हमलों में खोया था। राजीव गांधी फाउंडेशन या पार्टी के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े जो आरोप लगाए गए वे पूरे तरीके से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा थे। प्रियंका ने बुद्ध दर्शन में पढ़ाई की, उन्होंने मेडिटेशन का रास्ता चुना। जो इंसान सालों तक सत्ता के गलियारों से खुद दूर रहा, जिसने 2004, 2009 और 2014 में बार बार प्रधानमंत्री बनने या मंत्री बनने के ऑफरों को मुस्कुराकर ठुकरा दिया, उसे पावर हंगरी या फिर कॉर्पोरेट लॉबिंग कहना कितना जायज है। अगर प्रियंका गांधी को पावर का इतना ही लालच होता तो वो 1999 या 2004 में ही देश की सबसे ताकतवर सांसद बनकर कैबिनेट मंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने 25 साल तक खुद को बैकग्राउंड में रखा, सिर्फ एक कार्यकर्ता की तरह काम किया। प्रियंका गांधी ने अपनी जिंदगी में जो व्यक्तिगत नुकसान झेला है उसकी भरपाई कोई राजनीतिक पद नहीं कर सकता। 12 साल की उम्र में दादी के खून से सने कपड़े देखना, 19 साल की उम्र में पिता का छत विछत शरीर देखना, शादी के बाद सालों तक पति के नाम पर रोज टीवी पर अपमानित होना और बच्चों को मीडिया के तीखे सवालों से बचाना, ये एक ऐसा दर्द है जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकता है। अगर हम उनके समकालीन नेताओं से उनकी तुलना करें तो प्रियंका का दौर उनके साथ के नेताओं से बिल्कुल अलग रहा। स्मृति ईरानी, जिन्होंने 2019 में अमेठी में राहुल गांधी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था और अपनी आक्रामक बयानबाजी से पहचान बनाई, 2024 के चुनाव में अपनी सीट नहीं बचा सकी। ममता बनर्जी या मायावती जैसी महिला नेताओं ने अपने अपने राज्यों में एक छत्र राज कायम किया, लेकिन प्रियंका गांधी का संघर्ष किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने का था ही नहीं। उनका संघर्ष एक डूबती हुई राष्ट्रीय पार्टी के वजूद को बचाए रखने का था। आज 2026 में प्रियंका गांधी संसद के अंदर और बाहर एक बेहद मैच्योर, गंभीर और मजबूत नेता के रूप में नजर आती है। अब वो किसी के पीछे खड़े रहने वाली बैकअप प्लान नहीं है। उनकी इनकम के सोर्सेज, उनका जीवन स्तर और उनका परिवार अब पूरे तरीके से सार्वजनिक और पारदर्शी है। उन्होंने हर जांच एजेंसी का सामना किया, कभी देश छोड़कर भागी नहीं कभी अपने सिद्धांतों से समझौता किया। एक दौर था जब मीडिया उन्हें सिर्फ इंदिरा गांधी की हमशक्ल कहता था, लेकिन आज प्रियंका गांधी ने साबित कर दिया कि उनकी अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक कड़क आवाज है और अपनी एक विशिष्ट राजनीतिक सोच है। प्रियंका गांधी की ये पूरी लाइफ स्टोरी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। जिस चेहरे को सालों तक विवादों, घोटालों और आरोपों के कटघरे में खड़ा करके विलन बनाकर पेश किया गया, क्या वो वाकई में दोषी थी या फिर वो एक ऐसी राजनीतिक साजिश और मीडिया ट्रायल की शिकार थी जिसे उसके सरनेम की वजह से हमेशा निशाना बनाया गया? क्या सच में प्रियंका गांधी की कहानी उतनी ही सीधी थी जितनी हमें हेडलाइंस में दिखाई गई, या फिर इसके पीछे एक ऐसी औरत की दास्तान छुपी है जिसने अपनों के खोने का गम, पति पर लगे आरोपों का कलंक और राजनीति की सबसे गंदी चालों को सहकर भी हार नहीं मानी? आपकी प्रियंका गांधी के इस पूरे सफर के बारे में क्या राय है? क्या प्रियंका गांधी आने वाले समय में देश की अगली प्रधानमंत्री के रूप में अपनी दादी का इतिहास दोहरा सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।